नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। अपन ने पिछले वीडियो में वेंचर प्रमोशन प्रोसेस का 4th स्टेप किया था। आज अपन करेंगे इसका 5th स्टेप, बिल्डिंग वेंचर स्ट्रक्चर, उपक्रम संरचना का निर्माण करना। इस स्टेप के अंदर उपक्रम की व्यावसायिक योजना के अनुरूप ही उपक्रम की संरचना के निर्माण हेतु कदम उठाए जाते हैं। ऐसे कदमों में कुछ प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं, जैसे औपचारिकताओं को पूरा करना। उपक्रम की संरचना के निर्माण के लिए प्राय कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है, जैसे पंजीयन या समामिलन। इसमें एकाकी व्यापार तथा साझेदारी दोनों की ही स्थापना बिना किसी पंजीयन से की जा सकती है, किंतु प्रत्येक कंपनी का पंजीयन अनिवार्य है। इस हेतु कुछ प्रलेखों, सीमा नियमन, अंतर्नियम आदि को तैयार कर आवश्यक शुल्क के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जमा कराना पड़ता है। इसके अतिरिक्त दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के अधीन भी सभी प्रारूपों वाले उपक्रमों का पंजीयन कुछ दशाओं में कराना अनिवार्य होता है। वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन, इसमें मध्यम तथा बड़े आकार के औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए प्राय निम्नलिखित औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे औद्योगिक लाइसेंस। यदि प्रस्तावित औद्योगिक उपक्रम को उद्योग अधिनियम 1951 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है, तो उसे यह लाइसेंस भी प्राप्त करना पड़ेगा। फिर उद्योग निदेशालय में पंजीयन। औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के निर्णय के बाद उद्योग निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज में भी पंजीयन करवा लेना चाहिए। वैसे उपक्रम का इस निर्देशालय में पंजीयन करवाना अनिवार्य नहीं है, किंतु उद्योग निदेशालय में पंजीयन करवा लेने से भविष्य में विभिन्न सुविधाएं एवं संसाधन आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो उद्योग निर्देशालय के अंतर्गत पंजीयन का कार्य संबंधित जिले का जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर करता है। फिर नगरपालिका से अनुमति प्राप्त करना। औद्योगिक उपक्रम जिस नगरपालिका क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली है, उस नगरपालिका से भी अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन। यदि कारखाने में शक्ति यानी पावर का प्रयोग करते हुए 10 या इससे अधिक या शक्ति के बिना प्रयोग किए हुए 20 या अधिक श्रमिकों की नियुक्ति की जाती है, तो उस संगठन का कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करवाना अनिवार्य है। फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र। प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम को अपने राज्य के वायु तथा जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC भी प्राप्त करना पड़ता है। इसी तरह से विभिन्न मंत्रालयों से स्वीकृतियां या अनुमोदन। औद्योगिक उपक्रम का नियमन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अनेक विभागों द्वारा किया जाता है, अतः संबंधित मंत्रालय से उपक्रम के कार्यों के अनुरूप स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती हैं। तो जो पिछले इलाकों में उद्योग लगाने जैसे, तो वहाँ 100% निर्यातोन्मुख इकाई स्थापित करने, पूंजीगत माल और मशीनों का आयात करने इत्यादि के लिए संबंधित मंत्रालयों से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। इसी प्रकार से रिजर्व बैंक से भी स्वीकृति लेनी होती है। विदेशी सहयोग के उद्योगों की स्थापना के समय रिजर्व बैंक की अनुमति भी लेनी पड़ती हैं। तो विदेश में जाने आने हेतु विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए भी कभी कभी रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार कंपनी मामलों के मंत्रालय कंपनी विधान मंडल से अनुमोदन कराना होता है। यदि स्थापित किया जाने वाला उपक्रम कंपनी प्रारूप में है, तो कुछ मामलों में कंपनी मामलों के मंत्रालय या कंपनी विधान मंडल से भी अनुमोदन कराना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। इसमें फिर सेकंड स्टेप इसके अंदर लिया जाता है आवश्यक संसाधनों एवं सुविधाओं की व्यवस्था। तो एक उद्यमी को उपक्रम संरचना निर्माण करने के लिए
कुछ विभिन्न संसाधनों एवं सुविधाओं की व्यवस्था भी करनी पड़ती हैं, जैसे प्रारंभिक कोषों की व्यवस्था करना, वित्तीय संस्थाओं से बीज पूंजी यानी सीड कैपिटल की व्यवस्था करना, भूमि भवन कार्यालय आदि क्रय करना तथा उस पर अधिकार करना, औद्योगिक उपक्रम की दशा में उचित औद्योगिक बस्ती या पार्क में स्थान प्राप्त करना, भवन निर्माण की आवश्यकता हो तो आवश्यक मैप यानी मानचित्र तैयार करवाकर स्थानीय निकाय से अनुमोदन कराना और उसका निर्माण करना, आवश्यक उत्पादन संयंत्रों यंत्रों उपकरणों आदि के लिए आदेश देना तथा उनको संस्थापित करना, और कार्यालय कारखाने आदि में जैसे विद्युत जल संचार परिवहन आदि की व्यवस्था करना। इसी तरह से कच्चे माल एवं अन्य सहायक सामग्री की व्यवस्था भी करनी होती हैं। फिर इसके बाद थर्ड उसमें कर्मचारियों की व्यवस्था करना। उद्यमी स्वयं उपक्रम का संचालन तब तक ही कर सकता है जब तक कि उपक्रम का आकार छोटा हो, लेकिन यदि उपक्रम का आकार बड़ा है तो उसे कर्मचारियों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती हैं, तो उसे कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते हैं और इनमें तकनीकी एवं प्रबंधकीय विशेषज्ञों के अतिरिक्त श्रमिक कार्यालयी कर्मचारी आदि सभी होते हैं। तो इसलिए अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति करना एक कोई सरल कार्य नहीं होता है। अच्छे कर्मचारियों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही सतर्कता बरतनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अतः कर्मचारियों के चयन के समक्ष निष्पक्ष विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए और नियुक्ति में भाई भतीजावाद को नहीं पनपने देना चाहिए। तो पूर्ण योग्यता ज्ञान एवं चातुर्य रखने वाले व्यक्ति का ही चयन किया जाना चाहिए ताकि संस्था के अंदर अधिक से अधिक विकास संभव हो सके। इसी तरह से आंतरिक संगठन संरचना का निर्माण, सभी संसाधनों का समुचित एवं समन्वित रूप से उपयोग करने के लिए उपक्रम की आंतरिक संगठन संरचना का निर्माण करने के लिए कुछ कार्य करने होते हैं, जैसे उपक्रम की समस्त क्रियाओं और उपक्रियाओं का विवरण तैयार कर लेना चाहिए, उन क्रियाओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर लेना चाहिए और उन कार्यों को उपक्रम के विभिन्न व्यक्तियों में उनकी योग्यता के अनुसार उनको सौंपना चाहिए और सौंपे गए कार्य के संबंध में आवश्यक संसाधन तथा अधिकार भी उन्हें उसी समय दे देने चाहिए। इसी तरह से कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों में आपसी औपचारिक संबंध भी निर्धारित कर देने चाहिए। तो संगठन संरचना का संपूर्ण नियंत्रण उच्च प्रबंधक के हाथ में होता है। उच्च प्रबंधक वर्ग उपक्रम की नीतियों उद्देश्यों नियम बजट आदि के माध्यम से संपूर्ण उपक्रम का नियंत्रण और समन्वय करता है। इसी तरह से नेक्स्ट उसमें फिफ्थ जो स्टेप में है वो विपणन व्यवस्था करता है। उपक्रम के आंतरिक संगठन की संरचना के निर्माण में विपणन संगठन भी आ जाता है, किंतु माल के विपणन की व्यापक व्यवस्था किए बिना कोई उपक्रम सफल नहीं हो सकता है। इसलिए प्रत्येक वृहद एवं मध्यम स्तरीय उपक्रम को सुदृढ़ विपणन व्यवस्था स्थापित करने के लिए कुछ कार्य करने चाहिए, जैसे विक्रय प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना, एकाकी विक्रेताओं थोक व्यापारियों फुटकर व्यापारियों अपने निजी शोरूम या एक्सक्लूसिव शोरूम या अन्य प्रकार से माल के वितरण हेतु आवश्यक मध्यस्थों की नियुक्ति करना। इसी प्रकार माल के परिवहन एवं संग्रहण की व्यवस्था करना, माल के निर्यात हेतु आवश्यक प्रयास करना और माल के विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करना इत्यादि, ये सारे कार्य इसके अंतर्गत किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से उद्यमी इन उपक्रम की व्यावसायिक योजना के अंतर्गत इन सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करते हुए संगठन के प्रवर्तन का कार्य करता है, यानी उपक्रम के प्रवर्तन के फिफ्थ चरण को, पांचवें कदम को पूरा करता है और उसके बाद उसका अगला जो स्टेप है, अगला चरण वो होता है वित्तीय व्यवस्था करना, अरेंजिंग फाइनेंस। इसका अध्ययन अपन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि किस प्रकार से उपक्रम का प्रवर्तन करने के लिए छठा स्टेप वित्तीय व्यवस्था की जाती है। धन्यवाद।